अच्छा देखिए शाबाश। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायपोल मोमेंट। देखिए डायपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले जरा इस टर्मिनोलॉजी की जानिब देखिए। डाई का मतलब है टू और पोल्स का मतलब है साइज, और मोमेंट अभी पढ़ेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल को जिसके दो साइड्स हो मीन डिफरेंट चार्जेस हो और उन मॉलिक्यूल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं उसका बिहेवियर क्या होगा, समझ आ रहे? तो हम जनरली ऐसे डिफाइन करते हैं कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। अब आपको समझ नहीं आएगा, इधर देखिए शाबाश। सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल है HCl। अब देखिए दोनों एटम डिफरेंट है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है और ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। अब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, मगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तो इसके ऊपर चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो जब एक ही मॉलिक्यूल हो और उनके दो पोल्स बनते हो तो एक ही मॉलिक्यूल के इन दो पोल को कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं? डाइपोल। अब आप ऐसे करें, एक मशीन है, रिसर्च मशीन है, लेबोरेटरी में है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडेंसर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक कंडेंसर। इस इलेक्ट्रिक कंडेंसर में हमारे पास प्लेट लगे हैं, समझ आ रहे? एक प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और एक को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं तो उस पे चार्ज आता है नेगेटिव। अब इधर देखिए, यही मॉलिक्यूल ले लें और इस इलेक्ट्रिक कंडेंसर में रखें। अब आप खुद बताइए, इस मॉलिक्यूल में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस मॉलिक्यूल के जो पोल होंगे वो इस इलेक्ट्रिक की जो फील्ड है इसके मुताबिक अपने आप को ओरिएंट करेंगे, अरेंज करेंगे, तो ये टर्निंग इफेक्ट शो करेंगे। इधर देखिए, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं पड़ा, मैं सपोज कर रहा हूँ क्लोरीन यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसी तरह ये भी है। तो देखिए यही मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक कंडेंसर में टर्न हो जाएगा और इसकी टर्निंग इफेक्ट की वजह से इस इलेक्ट्रिक कंडेंसर का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जाया हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल को घुमाने में इस मशीन का इलेक्ट्रिक फील्ड जाया होगा कि नहीं होगा? जरूरी बात है, जाया होगा। अब आपने HCl लिया है, इलेक्ट्रिक कंडेंसर में रखा है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है वो फील्ड इस मॉलिक्यूल को क्या करता है, इस मॉलिक्यूल को ओरिएंट करता है ऐसी डायरेक्शन में कि हाइड्रोजन इस नेगेटिव पोल की तरफ हो और क्लोरीन इस पॉजिटिव पोल की तरफ हो। तो इस टर्निंग इफेक्ट को जो ये इलेक्ट्रिक कंडेंसर करवा रहा है और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो आप समझ आइए कि मॉलिक्यूल के जब दो पोल हो और उसकी टर्निंग इफेक्ट आप स्टडी करें इलेक्ट्रिक कंडेंसर में, इसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स में होता है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, समझ आ रहे? इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा सिंबलाइज करते हैं एक वेक्टर से। इस वेक्टर का जो टेल है वो पॉजिटिव पोल शो करेगा और इसका जो हेड है वो नेगेटिव पोल शो करेगा। तो देखिए, अगर हम इसका वेक्टर बनाएंगे तो हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज और क्लोरीन आपके पास नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली हम इसको फिर एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल तरीके, तो थ्योरेटिकल डिफिनीशन है कि आपने एक मॉलिक्यूल लिया है डाइपोल और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंट हो चुका है और उसने अपना फील्ड जाया किया है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसकी डिफिनीशन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, समझ आ रहे कि जो डाइपोल आपने लिया है उसके ऊपर चार्ज कितना है और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहां से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। अगर इसका आप यूनिट निकालें तो चार्ज का यूनिट है कूलम और डिस्टेंस का मीटर, तो हम कह सकते हैं कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर। इसका जो कॉमनली यूज यूनिट है उसको डीबाई कहते हैं और एक डीबाई जो है 3.3 - 30 कूलम मीटर के बराबर। अब डाइपोल मोमेंट हम क्यों पढ़ते हैं? हमारा बेसिक टॉपिक ये है
ये हमारा टॉपिक नहीं है थ्योरेटिकल चीजें, और लास्ट में टेक्निकल चीजें। अब देखिए डाइपोल मोमेंट के कुछ एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशन में जो पहला एप्लीकेशन है उसको पोलैरिटी कहते हैं। डाइपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या पोलर नहीं है। अगर आपने एक मॉलिक्यूल उठाया है, HCl मॉलिक्यूल है, और आपने इस कंडेंसर में रखा है और इस कंडेंसर का इलेक्ट्रिक फील्ड जाया हो चुका है, इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल पोलर है। और आपने सपोज एक मॉलिक्यूल लिया है, उसको आपने इलेक्ट्रिक कंडेंसर में रखा है और वो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंज्यूम नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो जो सबसे पहला प्रोडक्शन है ये पोलैरिटी की करता है कि आया ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल पोलर है या पोलर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड उठाएं और इसके अंदर रखें, और अगर ये टर्निंग इफेक्ट शो करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और अगर नहीं करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि टेक्निकली स्पीकिंग जब आप डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो अभी मैं बताऊंगा। अब देखिए जब आप डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो ये मशीन दो किस्म की वैल्यू दे सकता है। पहली ये कि ये मशीन वैल्यू 0 दे दे, इसका मतलब होगा कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। जिस तरह मैंने ऑक्सीजन की मिसाल दी, जिस तरह हाइड्रोजन की दी, जिस तरह क्लोरीन की दी, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है ना, तो किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं है। इस और इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, दोनों सेम ग्रुप में है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये मशीन आपको 0 वैल्यू देगा। और अगर आपने HCl या दूसरा मॉलिक्यूल इस मशीन में रखा है और इसकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, इस मशीन ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल की नॉन पोलर तो ठीक है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल की डिटेक्शन या डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे? तो देखिए ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है, मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिक है, उनके चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर नहीं है और डिफरेंट एलिमेंट्स अटैच हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल पोलैरिटी शो करते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। अभी समझ आ जाएगा। नंबर 2, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसे मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट 0 शो नहीं करते, उनकी नेट डाइपोल मोमेंट होती है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका विक्टोरियल सम बनता है, अब आपको समझ आ जाएगा कि इससे क्या मुराद है, तो ऐसे मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसके आउटर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल की भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। तो बेसिक कंडीशन पहला, इधर देखिए, सपोज आपके पास अमोनिया मॉलिक्यूल है या आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है। पहला अमोनिया चेक करते हैं कि अमोनिया में डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। तो देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ और तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अब भी लोन पेयर है कि नहीं है? तो जिस मॉलिक्यूल में भी आपको लोन पेयर नजर आ जाए उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इसकी पोलैरिटी होगी। अमोनिया ले लें, इस कंडेंसर में रख दें, तो ये कंडेंसर कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दे देगा। नंबर 2, अगर आपके पास कोई और मॉलिक्यूल है, हम सपोज करते हैं वाटर है, और हम चेक करना चाहते हैं कि वाटर का डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है, 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, लोन पेयर है कि नहीं है? तो ऐसे मॉलिक्यूल जिन लोन पेयर हो, ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल पोलर होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक मैंने बात बताई है विक्टोरियल सम का। अब इधर देखिए, आपने हेड टू टेल रूल तो पढ़ा है स्केलर वेक्टर में। जब आप डाइपोल का वेक्टर ड्रा करते हैं तो हमने ये रूल पढ़ा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रा करेंगे। इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव है? हाइड्रोजन पॉजिटिव है ना? तो ऐसे एक वेक्टर बनाएं, और इन दोनों में से ये वेक्टर बनाएं। वेक्टर तब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं जब उनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, एंटी पैरेलल हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन इनकी डायरेक्शन तो एग्जैक्टली एंटी पैरेलल नहीं है ना, ये इस एंगल में जा रहा है और वो इस एंगल में। अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि हाँ कि क्या इसका नेट वेक्टर है, वेक्टोरियल सम है या नहीं है, तो रूल ये है, पहला वेक्टर ले लें और पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे का क्या ऐड करें? टेल ऐड करें ना। ये पहला वेक्टर ले लें और पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे का टेल अटैच कर दें। तो देखिए नेट डाइपोल कम बन रहा है या ज्यादा?
ये देखिए ये वाला ज्यादा बन रहा है, तो इस मॉलिक्यूल का नेट वेक्टर बनता है। तो अगर उस मॉलिक्यूल का विक्टोरियल सम है और नेट वेक्टर है तो ये मॉलिक्यूल पोलर होगा। अब देखिए अगर अमोनिया का हम वेक्टर डायग्राम बनाए तो देखिए NH3 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तीनों को वेक्टर्स को आप जमा करें, पहला वेक्टर ले लें, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे का टेल अटैच करें और फिर इसके साथ इसका टेल अटैच करें, ऐसे होगा ना। तो देखिए नेट डाइपोल मोमेंट छोटा है कि बड़ा है? काफी बड़ा है। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है। तो ये ट्रिक भी आप आजमा सकते हैं। और अगर ये नहीं, ये लोन पेयर नजर आ जाए तो बस पहले ऑप्शन में आप कहें कि इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्या है, सपोज CH4 है। अब इधर देखिए CH4 में अगर आप देख लें कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। अब देखिए मैंने ये कंडीशन लगाई है कि अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक हो तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक से मुराद उसका लेफ्ट और राइट हैंड सेम हो, ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो लिहाजा CH4 का डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो देखिए कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये एक ऑक्सीजन के साथ और 2 ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। अब आप ये बताइए मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, दोनों का लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर हो उनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, और अगर वो अनसिमेट्रिक है तब उसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा। अब ये एग्जांपल देख लेना, इसमें है सल्फर और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसमें है सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों का लेफ्ट और हैंड साइड बराबर नहीं है, अनसिमेट्रिक है। तो लिहाजा इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रही इस पॉइंट? yes. अगर उसका लेफ्ट और राइट हैंड सेम है, सिमेट्रिक है, तो डाइपोल मोमेंट 0 है। लेकिन अगर वो अनसिमेट्रिक है, उसका लेफ्ट और राइट हैंड सेम नहीं है, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए BeCl2, तो जरा यहाँ कर देता हूँ, इधर देखिए BeCl2 बोरान बेरिलियम ग्रुप 2 में है, तो एक क्लोरीन के साथ और ये दूसरे क्लोरीन के साथ। अब देखिए मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, इसका लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल है, बराबर है, तो लिहाजा इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए BF3 की एग्जांपल देखिए, BF3 में है बोरान, बोरान ग्रुप 3 में है, तो इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बोरान और फ्लोरीन दूसरा और ये तीसरा। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में अगर आप सिमेट्री के बेस पे डिसाइड करें, इसका लेफ्ट और हैंड राइट हैंड दोनों क्या है? सेम है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? और तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या फॉर एग्जांपल लोन पेयर का रूल अप्लाई करते हैं, तो लोन पेयर का अप्लाई करें, उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं, डाइपोल मोमेंट 0 है। अगर आप विक्टोरियल सम देखना चाहते हैं तो विक्टोरियल सम भी कर सकते हैं। इधर देखिए फ्लोरीन और बोरान में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? बोरान। तो ये इसका एक वेक्टर, ये इसका दूसरा वेक्टर और ये इसका तीसरा वेक्टर। आप ऐसे करें कि ये पहला वाला वेक्टर ले लें, इसके साथ ये दूसरा वाला ऐड कर दें और इसके तो तीनों के तीनों इक्वल है, तो लिहाजा नेट वेक्टर छोटा है, बड़ा नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर जो नेट वेक्टर है वो बड़ा हो तब उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है। इसमें तीनों की तीनों वही है जो इससे पहले है वेक्टर्स, तो लिहाजा ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से आप किसी कंपाउंड का भी डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। जो आउटर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें ये एग्जांपल भी है और अभी और भी करवाता हूं ताकि समझ आ जाए। और जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक हो तो डाइपोल मोमेंट होगा, ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स है जो अनसिमेट्रिक है मगर उनका डाइपोल, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हमेशा केमिस्ट्री में होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो डाइपोल मोमेंट का फायदा है, इधर देखिए शाबाश, वो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। या देखिए शाबाश, पहले आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? आइसोमेरिज्म ऐसे कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो, उनका फार्मूला एग्जैक्टली सेम हो मगर उनके स्ट्रक्चर या फंक्शनल ग्रुप या स्पेस ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहा? अब देखिए C4H8 इसका भी फार्मूला है और इसका भी फार्मूला है, लेकिन आप ये देखें इसमें
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें जो सेम ग्रुप है, क्या है, सेम ग्रुप है, ये वाले सेम ग्रुप मिथाइल वाले, ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड पर हो, ऐसे मॉलिक्यूल को सिस मॉलिक्यूल कहते हैं। और ऐसा मॉलिक्यूल कि उसमें जो सेम साइड्स हो, जो सेम ग्रुप्स हो, वो 180 एंगल पे हो, यानी ऐसे हो। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? तो ऐसे मॉलिक्यूल को ट्रांस कहते हैं। अब देखिए दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन जो अटैच ग्रुप है ना, उसकी स्पेस कनेक्टिविटी डिफरेंट है। ये स्पेस में एक दूसरे के आमने सामने है और ये स्पेस में 180 एंगल पे है, ऐसे है। समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहा? तो देखिए डाइपोल मोमेंट आपको ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, कि मॉलिक्यूल का फार्मूला सेम है, लेकिन उसके दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर ये। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर मॉलिक्यूल के सेम साइड्स एक दूसरे के आमने सामने हो तो उसको सिस कहते हैं, और सिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होता। समझ आ रहे? उसका एक रीजन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये सपोज आपका मिथाइल ग्रुप है ना। अब देखिए इन कार्बन और इस कार्बन में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें एस करेक्टर ज्यादा है, याद है, एस कंपेयर टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अगर मैं वेक्टर ड्रा करता हूं, मैं ये वेक्टर ऐसे ड्रा करूंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और अगर ये वेक्टर भी ड्रा करता हूं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो लिहाजा ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, एंटी पैरेलल नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट है। और आप वेक्टर सम भी निकालेंगे तो इसका एक वेक्टोरियल सम निकलेगा। देखिए पहला वेक्टर और इसके हेड के साथ दूसरा जमा करें। अब देखिए ये जो वेक्टर है बड़ा है ना, तो इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा। अब इस मॉलिक्यूल को देख लें, इस मॉलिक्यूल में ये जो पॉजिटिव साइड है ये इस डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसमें तो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? कैंसल आउट करते हैं। तो जो ट्रांस आइसोमर है इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो इस टेक्निक की मदद से हम मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की तलाश करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द स्पेस कनेक्टिविटी सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो सिस कहते हैं, और अगर 180 एंगल पे है तो उसको ट्रांस कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट आपके पास है ज्योमेट्री। डाइपोल मोमेंट किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री भी प्रेडिक्ट करता है। अब देखिए सपोज मेरा और आपका बेस है, आप कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है और मैं कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है। तो क्या करेंगे? पहले तो थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन करेंगे, और अगर बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लेंगे, इलेक्ट्रिक कंडेंसर में रखेंगे। अगर इलेक्ट्रिक कंडेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड कंज्यूम नहीं करता तो आपकी बात सही है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंज्यूम करता है तो मेरी बात सही है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देख लें और उसको इलेक्ट्रिक कंडेंसर में रख दें, तो इलेक्ट्रिक कंडेंसर कहता है कि इस मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 के बराबर है। तो मकसद आपकी बात सही है और मेरी बात गलत है। देखिए अगर ये ऐसा होता तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होता, मगर प्रैक्टिकली दिस इज पॉसिबल। इसी तरह वाटर भी है। अगर मेरा और आपका बहस है, मैं कहता हूं वाटर का स्ट्रक्चर ये है और आप कहते हैं वाटर का स्ट्रक्चर ये है, तो आप इसको इलेक्ट्रिक कंडेंसर में रखें, वो कहता है कि वाटर का डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है, वाटर पोलर है। और ये जो है इस कंसेप्ट को हम फिर गलत साबित करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसकी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। जो एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो है टेक्निकल है, वो है परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। इधर देखिए हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल दो किस्म के हैं। एक वो मॉलिक्यूल जो होमो एटॉमिक, जिनमें एटम सेम हो, तो ये मॉलिक्यूल टोटल कोवेलेंट होते हैं, मतलब इनमें पोलैरिटी होती नहीं है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल कोवेलेंट है मगर स्टिल उसमें पोलैरिटी है तो वो आयोनिक कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब खुद तो कोवेलेंट कंपाउंड है मगर चार्जेस की वजह से कौन सा कैरेक्टर शो कर रहे हैं? आयोनिक। तो इस कैरेक्टर को आयोनिक कैरेक्टर कहते हैं। हम ये कहेंगे कि पार्टिकुलर कंपाउंड कोवेलेंट है मगर उनमें ये पोलैरिटी या आयोनिक कैरेक्टर कितने परसेंट का है, तो इसको कहते हैं परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। समझ आ रहे कि नहीं? तो देखिए इसके लिए फार्मूला है
परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल, यानी वो डाइपोल मोमेंट जो आप मशीन से निकालते हैं वो, और डिवाइड बाय डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड जो आप फार्मूले से निकालते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंतहाई इजी है। परसेंट आयनिक करेक्टर जब आप निकालते हैं, जब आपने मशीन में इस मॉलिक्यूल को रखा है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल किया है, वो ले लें और डिवाइड करें जो आप फार्मूले से निकालते हैं। समझ आ रहे हैं? और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट आयनिक करेक्टर आ जाएगा। अब देखें, इस पे सिंपल क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक HBr मॉलिक्यूल है, उस HBr मॉलिक्यूल का जो म्यू ऑब्जर्व है, जो मशीन ने बताया है, मैं सपोज कर रहा हूँ 1.82 डी बाई है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट है ना, समझ आ रहे हैं? और आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि जो म्यू कैलकुलेटेड किसी और ने कैलकुलेट किया है, मैं सपोज करता हूँ ऐसी, वो 2.3 है, तो आप इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करें, तो ये ले लें और इसके ऊपर डिवाइड करें और 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो भी जवाब आएगा वो उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा। मगर ये टेक्निकली ये बात करते हैं, आपको ये लोग बताएंगे कि HBr का मॉलिक्यूल है और जो ऑब्जर्व है, जो मशीन ने कहा है, वो 1.82 डी बाई है। अगर आप चार्ज कंसिडर करें 2 कूलम और एटॉमिक डिस्टेंस कंसिडर करें 1.2 पिकोमीटर, तब जो परसेंट आयनिक करेक्टर होगी वो क्या होगी? तो इधर देखिए, बहुत सिंपल है, परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व जो मशीन बताता है, डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्जर्व तो गिवन है मगर कैलकुलेटेड गिवन नहीं है, तो कैलकुलेटेड किसके बराबर है? Q मल्टीप्लाई बाय R, तो Q मल्टीप्लाई बाय R। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी उन्होंने चार्ज भी दिया होगा और डिस्टेंस भी दिया होगा, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व 1.82 और कैलकुलेटेड Q बराबर है 2 और 1.2 पावर माइनस 12, यानी पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, जो भी जवाब आएगा 100 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन सबसे ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये सिर्फ ये बताते हैं, इधर देखिए, सिर्फ एक बात की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, वो है डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व, लेकिन डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड गिवन नहीं होता, और उसमें भी सिर्फ ये बॉन्ड डिस्टेंस या ये डिस्टेंस गिवन होता है मगर चार्ज गिवन नहीं होता। ऐसा एग्जाम्पल अगर वो आपके टेस्ट या पेपर में आ जाए कि उसमें म्यू ऑब्जर्व्ड मशीन की वैल्यू गिवन है और म्यू कैलकुलेटेड की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन कैलकुलेटेड की फार्मूले में दो चीजें हैं, Q और R। अगर दोनों चीजें गिवन है तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर उन दोनों में से अगर ये गिवन हो और चार्ज गिवन ना हो तब क्या करेंगे? तो ट्रिक सीख लें, जब आपके पास ये चार्ज गिवन ना हो और सिर्फ डिस्टेंस गिवन हो तो म्यू कैलकुलेटेड में चार्ज की जगह हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस्तेमाल करते हैं। किसका चार्ज इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रॉन का। 1.6 माइनस 19 कूलम, ये मल्टीप्लाई करेंगे जो डिस्टेंस इन्होंने हमें दिया होगा। तो देखें ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 2 into इतना कूलम मीटर या डेबाई में भी हो सकता है, and the interatomic distance is 1.41 picometer. Find the percent ionic character. अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेटा में सिर्फ एक बेसिक चीज गिवन है, वो है डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व जो मशीन ने हमें बताई है, कितनी है? 2.6 पावर माइनस 30 कूलम इंटू मीटर। दूसरा, इधर देखिए शाबाश, इन्होंने बॉन्ड डिस्टेंस तो दिया है, कितना है? 1.41 माइनस 12 मीटर, लेकिन चार्ज गिवन नहीं है। अब अगर चार्ज गिवन नहीं है तो यहाँ पे चार्ज के बजाय हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ट्रिक समझ आइए। तो इधर देखें, डाइपोल मोमेंट या परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू है 2.6 पावर माइनस 30 कूलम इंटू मीटर और डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 1.41 और Q के बजाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले ले तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 माइनस 19 कूलम है ना, और मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करें।
तो मकसद ये है, और लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करें। तो मकसद ये है जब चार्ज गिवन ना हो आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंसीडर करें। समझ आया कि नहीं? आप जरा घर में जाके ये ट्राई करें कि कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है 92 पिकोमीटर है और इसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो 1.82 dBi है। परसेंट आयोनिक कैरेक्टर निकाले तो देखिए परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड तो ऊपर है लेकिन म्यू कैलकुलेटेड में क्यू के बजाय आप क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे। आसान है कि नहीं है? तो ओवरऑल अगर इस टॉपिक को हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है तो वो तो डायपोल मोमेंट शो करते हैं। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो आप फिर एटम की डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। अगर हर तरफ पे एटम की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है जो CH4 में हमने किया या CCl4 में, देखिए इसका ऊपर और नीचे साइड भी सेम है और लेफ्ट और राइट भी सेम है, इसका डायपोल मोमेंट नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है किसी पॉइंट तक, इसका लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल है मगर अबव और बिलो इक्वल नहीं है तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होगा। तो आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन देखें। अब उस साइड पे आ जाएं, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इधर देखिए अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है या नहीं है, इधर देखिए तो इस बेंजीन के ये जो रिंग है इसको छोड़ दे, ऊपर चले जाए। ऊपर ये है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और इधर भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हम वेक्टर ड्रा करते हैं हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो देखिए ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे तो लिहाजा इनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा। और अगर आप वेक्टर एडिशन करते हैं तो देखिए पहला वेक्टर ले लें और पहले के हेड के साथ दूसरे का टेल हेड करें तो देखिए नेट वेक्टर बड़ा है ना, तो इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा। अब इस मॉलिक्यूल को देख लें, कार्बन और क्लोरीन है, समझ आ रहे? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे, और क्लोरीन ज्यादा, तो देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट है तो लिहाजा डायपोल मोमेंट जीरो। इस मॉलिक्यूल में देख लें ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये देख ले, शाबाश, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इस मॉलिक्यूल को इग्नोर करें। वैसे तो ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है ना, वैसे तो ये भी सिमेट्रिक है मगर आपने फाइनली आउटर एलिमेंट को देखना है। एक पॉइंट बताया था ना कि आउटर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देखें। अब इधर देखिए इस कार्बन के मुकाबले में ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें एस कैरेक्टर की मिकदार जो है वो ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट, डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर होगा। अच्छा, लास्ट ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि NH3 और NF3 में डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? क्या ख्याल है आपके ख्याल से कौन सा डायपोल मोमेंट ज्यादा है, NF3 और NH3? NF3 आप कहते हैं जी, NH3। अब इधर देखिए डायपोल मोमेंट का बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि दो एटम के दरमियान जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये इंतहाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये इंतहाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और NF3 में दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पोलैरिटी का डिफरेंस कम है और इनके दरमियान पोलैरिटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा है। वाटर और अमोनिया में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? यहाँ भी हाइड्रोजन है और उधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। NH3 नहीं, वाटर। NH3 में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वाटर में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। लास्ट क्वेश्चन बताएं, डायपोल मोमेंट में से कौन सा ऑप्शन सही है? CH3F, CH3Cl, CH3Br या CH3I? ऑप्शन बता देता हूं। A का डायपोल मोमेंट ज्यादा है B से, B का डायपोल मोमेंट ज्यादा है C से और इसी तरह D से, या उलट बिहेवियर है, A की कम है B से और इसी तरह D, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ B की डायपोल मोमेंट ज्यादा है A से और इसकी फिर C से और D से। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन A, ऑप्शन B और ऑप्शन C, कौन सा सही है? A सही है जी, कोई और राय है? A नहीं सही है, C वाला ऑप्शन सही है। इधर देखिए जब आप कंपैरिजन करते हैं CH3 और F का,
और CH3Cl का, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है। आपकी बात से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डाइपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है। किन किन चीजों पे? डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है चार्ज पे भी और डिस्टेंस पे भी, बॉन्ड लेंथ पे भी। कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम है और कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा है। समझ आ रहे? और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, ये बात सही है। लेकिन ओवरऑल जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मल्टीप्लाई इसका बॉन्ड लेंथ और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मल्टीप्लाई इसका बॉन्ड लेंथ, तो ये ओवरऑल ज्यादा है। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? डाइपोल मोमेंट ये बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है और पोलैरिटी पे भी। ये बात सही है कि CH3F में ये F इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, लेकिन इसका बॉन्ड लेंथ कम है। वो कम बॉन्ड लेंथ जब बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कम वैल्यू देगा, और इसमें बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, तो वो जब अपनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो बड़ा जवाब देता है। इसलिए ये भी सही है, CH3Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है क्योंकि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। एनी क्वेश्चन? शाबाश। इसके साथ ये लेक्चर खत्म हो जाता है। जज़ाकल्लाह।